नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यानी जी.इन में। और मैं जितेंद्र आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर 3 यानी कि चैप्टर 3 का जो हमारा है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म यानी कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। तो आज के इस वीडियो में हम साझेदारी फर्म का पुनर्गठन समझने वाले हैं। इसमें हम जो महत्वपूर्ण बिंदु लेके आए हैं वो है पुनर्गठन से आशय, पुनर्गठन की दशाएं और त्याग और नफे का अनुपात कैसे निकाला जाता है, इसका क्या फॉर्मूला है और ये क्या होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप के जो वीडियोस हैं हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आप 12th कॉमर्स के हैं और आप अकाउंट्स को अच्छे से समझ रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि पुनर्गठन क्या होता है। देखिए, नाम से पता चल रहा है पुनर्गठन। पुनर्गठन यानी कि दोबारा से गठित होना, दोबारा से बनाना। अब जैसे कि हम समझ चुके हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक समझौता है। क्या है? एक समझौता यानी कि एक ठहराव। तो जब इस ठहराव में, इस समझौते में परिवर्तन होता है या इसको दोबारा से गठित किया जाता है तो इसे हम क्या कहेंगे? साझेदारी का पुनर्गठन। जैसे कि हम यहां समझ सकते हैं कि साझेदारी फर्म की विद्यमानता को प्रभावित किए बिना, यानी कि जो चल रहा है उसको प्रभावित किए बिना साझेदारों के संबंध में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन हो रहा है? संबंध में। यानी कि जो ठहराव होता है, जो समझौता है, जो पार्टनरशिप डीड होती है उसमें परिवर्तन होता है, ना कि विद्यमानता। ऐसा नहीं कि वो बिजनेस ही चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो ए और बी जो पार्टनर है ये दोनों कपड़े का व्यापार कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कपड़े का व्यापार। अब इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अपने व्यापार में कुछ चेंज किया है। चेंज क्या किया है? तो इन्होंने सी को एडमिशन दे दिया। तो यहां पर संबंधों में परिवर्तन हुआ है। किसमें परिवर्तन हुआ है? संबंधों। यहां पहले दो पार्टनर थे, अब एक और आ गया, तीन हो गए। लेकिन इन्होंने अपने फर्म की विद्यमानता को प्रभावित नहीं किया है, यानी कि उसको प्रभावित नहीं किया। कपड़े का व्यापार ये पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि साझेदारी फर्म की विद्यमानता को प्रभावित किए बिना साझेदारों के संबंधों में अगर परिवर्तन होता है तो उसे हम साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया पुनर्गठन क्या है। अब पुनर्गठन के कुछ कारण होते हैं, जैसे कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के कारणों में विद्यमान साझेदारों के लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन आएगा, नए साझेदार का प्रवेश, विद्यमान साझेदारों के अवकाश ग्रहण, विद्यमान साझेदारों की मृत्यु या फिर दो फर्मों का एकीकरण आता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन क्या होता है, कि यहां पर उनके संबंधों में परिवर्तन होता है। या फिर हम बात करें कि समझौते में परिवर्तन हुआ और पुरानी साझेदारी को समाप्त कर नई साझेदारी का निर्माण होगा। देखो, पुनर्गठन में एक चीज होती है कि पुरानी साझेदारी समाप्त हो जाती है और नई बन जाती है। जैसे हमने कहा कि ए और बी पहले दोनों पार्टनर थे, अब क्या कर रहे हैं? उन्होंने सी को भी एडमिशन दे दिया। तो पहले इन दोनों की पार्टनरशिप थी जो कि समाप्त हो गई और नई पार्टनरशिप बन गई। क्या बन गई? एबीसी की पार्टनरशिप बन गई। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? पुनर्गठन में पुरानी पार्टनरशिप समाप्त हो जाती है और नई बन जाती है। आगे बढ़ते हैं यहां पर और समझते हैं पुनर्गठन की कौन कौन सी दशाएं, यानी कि किन किन दशाओं में पुनर्गठन माना जाएगा। तो पहली दशा यहां पर आती है विद्यमान साझेदारों के लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन। सर ये क्या होता है? तो देखो, जो पार्टनर्स होते हैं, जैसे हमने देख लिया कि एक व्यापार है, एक साझेदारी फर्म है जिसको ए और बी मिलकर चलाते हैं। ए और बी आपस में क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, साथ में मिलकर के, और उसको चला रहे हैं। अब इनका जो रेशो है, प्रॉफिट बांटने का रेशो, सपोज इनका रेशो कितना है? 3 और 2 है। अब ये चाहते हैं कि अपना लाभालाभ अनुपात अब बराबर हो जाए या बदल जाए। तो जब ये अपना लाभालाभ अनुपात परिवर्तित करेंगे, जैसे कि इनका पहले 3-2 था, अब कितना हो गया? 1-1 हो गया। तो इसे भी हम क्या कहेंगे? इसे भी हम पुनर्गठन मानेंगे। इसे भी हम क्या मानेंगे? पुनर्गठन। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, लाभों में परिवर्तन हो रहा है, लाभों के अनुपात में परिवर्तन हो रहा है, तो इसका मतलब आपका साझेदारी संलेख या समझौता या ठहराव या अनुबंध जो है वो किसी ना किसी रूप से प्रभावित हो रहा है या परिवर्तित हो रहा है। तो यहां पर जब भी लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन होगा तो ऐसी दशा में उसे क्या माना जाएगा? पुनर्गठन की दशा मानी जाएगी। तो विद्यमान साझेदार अगर अपना लाभ विभाजन अनुपात बदलते हैं, जैसे कि वो पहले 3-2 में लेते थे और अब वो क्या करना चाहते हैं? वो 1-1 में लेना चाहते हैं, यानी कि ये इनका ओल्ड रेशो और ये इनका न्यू रेशो हो गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या माना जाएगा? इसको हम पुनर्गठन मानेंगे। ठीक है। दूसरा आता है नए साझेदार का प्रवेश। देखो,
अभी हमने बात की थी ए और बी दोनों साथ में क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। अब इनको कुछ पैसे की कैपिटल की रिक्वायरमेंट हुई, या हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ी जिसमें विशिष्ट ज्ञान हो और उसकी मदद लेकर के ये अपने बिजनेस को क्या करवा सकते हैं, और ज्यादा ग्रो करवा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये किसी को एडमिशन दे सकते हैं। सपोज इन्होंने सी को एडमिशन दे दिया पार्टनरशिप में, तो देखिए नए साझेदार का जो एडमिशन है, प्रवेश है, उसकी वजह से भी इनकी पार्टनरशिप में क्या हो गया, साझेदारी संलेख में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, या वो प्रभावित हो गया। यानी कि पुरानी साझेदारी समाप्त हो गई और नई साझेदारी बन गई। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे भी हम पुनर्गठन की दशा ही मानेंगे। आपको समझ आ रहा होगा या आप समझ पा रहे होंगे कि पुनर्गठन क्या होता है। पुनर्गठन का मतलब होता है पुरानी साझेदारी को समाप्त करके दोबारा से गठित करना। ठीक है, जैसे कि आपने पुनर्निर्माण सुना होगा, जैसे हमारे पुराने कच्चे मकान थे उनको हमने गिरा करके हमने नए मकान बना दिए, तो हमने वहीं पर किया, हमने जमीन को नहीं बदला है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पुनर्निर्माण कहेंगे। उसी प्रकार से हमने पार्टनरशिप नहीं बदली है, हमने पार्टनरशिप में कुछ संबंध परिवर्तित कर लिए हैं। जैसे पहले 2 पार्टनर थे, अब एक और आ गया, हम लाभ अलग बांटते थे, अब अलग बांटते हैं। एक और आ जाता है यहाँ पर विद्यमान साझेदार का अवकाश ग्रहण। देखिए 3 पार्टनर है ए बी सी। अब कभी कभी क्या होता है, किसी का जो स्वास्थ्य है वो खराब हो जाता है, या लंबे समय से वो बीमार चलता है, या फिर वो किसी और कारण से फर्म को छोड़ करके चला जाता है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, अवकाश ग्रहण, या फिर उसकी उम्र हो जाती है। ठीक है, रिटायरमेंट तो आप सब जानते होंगे, रिटायरमेंट क्या होता है। तो जब किसी पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर फर्म को छोड़ करके जाता है किसी कारणवश, तो उसे हम क्या कहते हैं, अवकाश ग्रहण कहते हैं। और जब ये अवकाश ग्रहण होता है तो ऐसी दशा में भी क्या होगा, साझेदारी में संलेख में जो है वो परिवर्तन होगा, और इसी परिवर्तन के कारण उसको हम क्या मानेंगे, पुनर्गठन मानेंगे। जब साझेदारी संलेख में परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है, वो साझेदारी का पुनर्गठन कहलाएगा। यानी कि पुरानी साझेदारी समाप्त हो रही है और नई साझेदारी का निर्माण हो रहा है। अगला यहां पर दिया गया है विद्यमान साझेदार की मृत्यु। देखिए कभी कभी क्या होता है, किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है अचानक से, तो जब मृत्यु हो जाती है तो वो पार्टनर अब फर्म को छोड़ करके चला गया, मतलब उसका संबंध फर्म से क्या हो गया, विच्छेद हो गया, वो अलग हो गया। तो ऐसी कंडीशन में जो बचे हुए पार्टनर रहेंगे वो उस पार्टनरशिप को चलाएंगे, जो फर्म है उसको चलाएंगे। तो ऐसी दशा में उनके बीच जो प्रॉफिट होगा वो मात्र उन दोनों में बटेगा, या जितने भी पार्टनर बचेंगे उनमें बटेगा। तो यहां पर भी साझेदारी संलेख में क्या होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है। तो जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तब भी साझेदारी फर्मों के जो संलेख होता है, पार्टनरशिप डीड होती है, उसमें परिवर्तन होता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, पुनर्गठन। ठीक है, तो यहां पर नए साझेदार का प्रवेश होगा, किसी साझेदार का अवकाश ग्रहण होगा, मृत्यु होगी, या फिर लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन होगा, तो भी वो क्या माना जाएगा, पुनर्गठन। एक और यहाँ कंडीशन आती है, 2 फर्मों का एकीकरण। जैसे कि यहाँ पर 2 फर्म है, एक एबी लिमिटेड है और एक सीडी लिमिटेड है। अब ये दोनों सेम बिजनेस करती है, क्या करती है, सेम बिजनेस। अब ये चाहती है कि इनके बीच जो कंपटीशन चल रहा है उस कंपटीशन को समाप्त करना चाहती है। तो इन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब दोनों मिलके काम करेंगे। जब 2 फर्में आपस में मिल जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एकीकरण बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो जब एकीकरण हो जाता है 2 फर्मों का, अब फर्म बन गई एबीसीडी लिमिटेड, ठीक है ना, एक नई फर्म बन गई है। तो यहाँ पर पुरानी फर्म क्या हो गई, समाप्त हो गई, पुरानी साझेदारी समाप्त हो गई और नई साझेदारी का निर्माण हो गया। तो इसे भी हम क्या कहेंगे, इसे भी हम पुनर्गठन की दशा कहेंगे। तो ये 5 कंडीशन होती है, एक तो लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन हो गया, एक नए साझेदार का प्रवेश हो गया, एक पुराने साझेदार का, विद्यमान साझेदार का अवकाश ग्रहण, विद्यमान साझेदार की मृत्यु, या फिर 2 फर्मों का एकीकरण। तो ये 5 कंडीशन है जो पुनर्गठन करवाती है। अब इनसे हमें क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी हम समझ लेते हैं। देखें, जब भी पुनर्गठन होगा, यानी कि 5 कंडीशन में जब भी पुनर्गठन होगा, एक चीज कॉमन होती है, वो होती है न्यू रेशियो, यानी कि नया अनुपात निकलता है। क्या निकलता है, नया अनुपात। जब लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन होगा तो भी नया अनुपात आएगा, जब अवकाश ग्रहण होगा तब भी नया अनुपात आएगा, जब नया साझेदार आएगा तब भी नया अनुपात बनेगा, और अगर कोई साझेदार की मृत्यु हो जाती है तब भी नया अनुपात बनेगा, और अगर 2 फर्में आपस में मिल रही है तो नया अनुपात निकालना ही है। कहने का मतलब यहां पर है कि पुनर्गठन में न्यू रेशियो यहां पर क्या होगा, आएगा ही आएगा। क्या होगा, पुनर्गठन की दशा में नया अनुपात आएगा। और जब भी नया अनुपात आता है तो कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करता है तो कोई पार्टनर गेन करता है। उसी को हमें समझना है, त्याग का अनुपात। त्याग का अनुपात को हम इंग्लिश में बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। त्याग करने वाले को हम क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बोलते हैं। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इसकी डिटेल देख लेते हैं। इसने कहा त्याग के अनुपात से आशय उस अनुपात से है जिसमें फर्म के विद्यमान या पुराने साझेदार, जो विद्यमान है,
या फिर पुराने साझेदार है, फर्म के दूसरे विद्यमान या नए साझेदार को अपने विद्यमान लाभ का हिस्सा त्यागने के लिए सहमत हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम त्याग का अनुपात करते हैं। तो जिस अनुपात में वे अपना हिस्सा त्यागते हैं उसे त्याग का अनुपात कहते हैं। इसका फॉर्मूला है त्याग का अनुपात बराबर पुराना माइनस नया, यानी कि सन है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सन बोल सकते हैं। सेक्रीफाइस का एस, ओल्ड का ओ, न्यू का एन, इसको हम क्या बोलेंगे, सन। अगर आपको शॉर्ट में याद रखना है तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हो, सन, एस ओ एन, यानी कि ओल्ड में से न्यू माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे कि त्याग का अनुपात कैसे आया या क्या हुआ। तो देखिए जैसे ओल्ड पार्टनर से ए और बी, अगर ये आपस में अपना रेशियो चेंज करेंगे, ठीक है ना, जैसे कि इनका रेशियो 3 और 2 था, अब ये क्या रखना चाहते हैं, 1-1 रखना चाहते हैं फ्यूचर में, तो ये इनका ओल्ड रेशियो हो गया, ये इनका न्यू रेशियो हो गया। अब ये ओल्ड और न्यू हो गया तो यहां आप देख पाओगे कि पहले ए बी से क्या हो रहा था, ज्यादा मिल रहा था ए को, और बी को ए की तुलना में कम मिल रहा था, लेकिन अब ए और बी को बराबर मिल रहा है, तो यहां पर कौन त्याग कर रहा है, ए त्याग कर रहा है अपने हिस्से का। तो अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम उसके लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, हम ओल्ड में से न्यू माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे, ओल्ड में से न्यू। तो यहां अभी माइनस करके देखते हैं, 3/5 ये क्या है, ओल्ड रेशियो है किसका, ए का, इसमें से माइनस करेंगे ए का न्यू रेशियो, ए का न्यू रेशियो कितना है, 1/2, ठीक है। यहां हमें पता है क्या लेते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हमारा 10 आया, 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में जाएगा, और 2 का इंटू 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। 5 से 10 को भाग दिया 2 बार जाता है, और 2 का गुणा हमने 3 में किया तो कितना आएगा, 6, माइनस 2 5 10 और 5 एकम 5, तो कितना हो गया, 1/10, कितना हुआ, 1/10। तो यहां पर ए क्या कर रहा है, बी के लिए 1/10 का त्याग कर रहा है, तो ये क्या हो गया, त्याग का अनुपात। जैसे हमने देखा है कि विद्यमान साझेदार दूसरे विद्यमान साझेदार को अपने लाभ के हिस्से में से त्याग करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, त्याग का अनुपात। और उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, सन, SON, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि अगर कोई साझेदार त्याग करेगा तो जायज बात है दूसरा साझेदार क्या करने वाला है, नफा करने वाला है। नफा का मतलब होता है लाभ, या इसको हम प्राप्ति का अनुपात भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, कैसे निकालेंगे, तो इस पर नजर डालते हैं। लाभ, प्राप्ति या नफे के अनुपात से आशय उस अनुपात से है जिसमें फर्म के विद्यमान या पुराने साझेदार, विद्यमान या पुराने साझेदार क्या करेंगे, फर्म के विद्यमान या पृथक होने वाले साझेदार से लाभ या नफा प्राप्त करें, जो फर्म से अलग हो रहे हैं उससे भी प्राप्त करेंगे, या कोई विद्यमान साझेदार से प्राप्त करें। जैसे अभी बी क्या कर रहा था, ए से नफा कर रहा था। अब इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नफे का अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना। इसका थोड़ा उल्टा हो जाता है, वहां हमने पुराने में से नया माइनस किया था, या नए में से हमें क्या करना है, पुराना माइनस करना है। तो इसका फॉर्मूला है गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब इसका शॉर्ट फॉर्म है जीनो, क्या बोलेंगे आप, जीनो। यहां पर आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो, यानी कि न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है ना। जीनो आप करके आप थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, एक ट्रिक है आपको समझने की। अब बात करें इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं और समझते हैं अगर नफे का अनुपात आएगा तो क्या करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि अभी हमने देखा ए और बी दो पार्टनर है, उनका रेशियो कितना था, ओल्ड रेशियो 3:2 था, ठीक है। इन्होंने क्या डिसाइड किया है कि न्यू रेशियो 1/1 रखेंगे, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें पता चल रहा है जैसे कि ए को पहले ज्यादा मिल रहा था और बी को कम मिल रहा था, लेकिन अब बी को क्या मिलेगा, ए और के बराबर मिलने वाला है। तो जायज बात है बी ने कुछ गेन किया होगा, कुछ नफा किया होगा, कुछ प्राप्त किया होगा। तो बी के लिए हम कौन सा रेशियो लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब न्यू रेशियो कितना है, उसमें से ओल्ड रेशियो माइनस करेंगे तो न्यू रेशियो आता है बी का 1/2, माइनस हो जाएगा इसमें से 2/5। सर ये 5 कहां से आया, तो 3 और 2 को प्लस किया तो 5 आया, 1 और 1 को प्लस किया तो 2 आया। यहां पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 10 आएगा, 2 से 10 को भाग देंगे तो कितनी बार, 5 बार जाएगा, और 5 का गुणा 1 में होगा तो 5 ही आएगा, ठीक है ना। 5 से 10 को भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, और 2 से 2 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, त्रिक गुणा कर देते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें। तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि अभी तो क्या है, ऐसी कंडीशन है जो आप ये करोगे तो आंसर वो आ रहे जो हम लिख रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ अलग आंकड़े आ जाते हैं, तो उसकी वजह से कैलकुलेशन बढ़ जाता है और वो आपकी यहाँ पर सवाल को गलत कर सकता है। तो कृपया करके आप क्या करेंगे, आप त्रिक गुणा ना करें, एलसीएम लेना सीखे, इसको हम एलसीएम बोलते हैं, ठीक है ना। कि 2 से हम क्या करेंगे, इस 2 को भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 10 को, 5 आएगा, 5 का इंटू हमने 1 में किया, 5 लिख दिया। अब 5 से 10 को भाग दिया, 2 बार गया, 2 का इंटू 2 में किया तो 4 आएगा।
अब यहाँ पर क्या हुआ, तो 5 में से 4 गया तो 1/10, तो ये 1/10 क्या निकला हमारा, गेनिंग रेशियो। क्या निकला, गेनिंग रेशियो। तो साथियों आज के इस वीडियो में हमने देखा है कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन क्या होता है और ये किन किन दशाओं में हो सकता है, और अगर पुनर्गठन होता है तो यहाँ पर नया अनुपात और पुराना अनुपात आएगा, और पुराना अनुपात नया अनुपात जब भी आ जाता है तो कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, कोई पार्टनर गेन करता है। गेनिंग का हमने फॉर्मूला देखा, गेनिंग रेशियो क्या होता है वो हमने देखा, सैक्रिफाइसिंग हमने देखा, सैक्रिफाइसिंग के लिए शॉर्ट फॉर्म हमने आपको बताया SON सन, और गेनिंग के लिए हमने बताया जीनो यानी कि GNO। ठीक है ना। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।